हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज 8.2 कवर कर रहे हैं। तो यूनिट 8 जो है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस, यहां से मैंने एक्सरसाइज 8.2 में आपको अलग से दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको डिटेल में समझने की जरूरत है, तो इसलिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा सिर्फ इस वीडियो में 8.2 को ही कवर करेंगे। तो 12 क्वेश्चंस हैं, उन 12 क्वेश्चंस को आप डिटेल में समझिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में ये बोल रहा है कि tan 47 डिग्री अपॉन cot 43 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। बस इतना ही दिया है। अब क्या ट्रू एंड फॉल्स है ये, तो क्या ये LHS इसके RHS के इक्वल है? इस चीज को देखिएगा, 47 को जब मैं ऐड करूंगा 43 से तो ये 90 डिग्री देगा, 90 डिग्री देगा, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहां पे बन रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि tan 47 डिग्री, देखिएगा हम चेक कर रहे हैं इस चीज को, कैसे चेक करेंगे। मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई tan 47 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको कर लेते हैं नीचे कॉट को हम चेंज किस में, ये देखो कॉट 43 डिग्री कैसे आया होगा, कि अगर मैं बोलता हूं कॉट 43 डिग्री बना होगा कैसे, ये बना होगा tan ऑफ, या इसको हम ऐसा बोल देते हैं, tan ऑफ नहीं, कॉट से ले लेते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है तो उससे ले लेते हैं, हम इसको बोल देते हैं 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री अगर मैं करूंगा तो क्या 43 डिग्री आएगा। भाई 43 डिग्री, क्या मैं 90 माइनस 47 लिख सकता हूं? तो 90 माइनस 47 करने पे 43 आ रहा है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 47 डिग्री अपॉन ये कॉट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये चेंज हो गया tan 47 डिग्री में, और ऊपर नीचे कैंसिल होने पे ये मुझे आंसर दे रहा है 1। यहां पे आप LHS देखिएगा, LHS भी आपको दिया है 1, तो मैं कहूंगा यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बस ये हमें बताना था, इतना आसान है ये वाला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और यहां पे लिख लेते हैं इसका आंसर आया है ट्रू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है एक्चुअल में, देखिएगा ये यहाँ पे 2 सामने आ गया है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री है, ये ऐसा है क्वेश्चन, इज पॉजिटिव। तो इन्होंने कहा इसका जो आंसर आएगा, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखना कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, अब 23 डिग्री और 67 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, क्या मैं 67 से 23 बना सकता हूं? हाँ बना सकता हूं। देखना क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि भाई कॉस स्क्वायर जो 23 डिग्री है, इसको अगर मैं लिख देता हूं 90 माइनस 67, देखिएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 67, तो 90 माइनस 67 23 आ जाएगा वापस, तो ऐसा लिख सकते हैं। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 67 डिग्री, यही आएगा। तो साइन स्क्वायर 67 डिग्री, ये इसके सामने क्या था, इसके सामने था माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, तो इसके सामने भी यही आएगा माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। अब आप चीज समझना कि साइन स्क्वायर 67 डिग्री व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम साइन स्क्वायर 67 डिग्री आंसर आ रहा है 0, और यहां पे दिया है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज पॉजिटिव, तो 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव हम बोलते हैं, आंसर आ रहा है क्योंकि 0, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा इज पॉजिटिव, तो इस केस के लिए मैं बोलूंगा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसको मैं फॉल्स क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। आगे देखिएगा, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इज नेगेटिव। चलिए इसको देखिएगा, साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री, तो साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री माइनस करने पे ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज बन जाएगी आपकी कितनी, माइनस कॉस, ठीक है, और 80 डिग्री दिया है। देखो इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री से क्यों कर रहा हूं, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री से नहीं होगा। इस चीज को ऐसे समझो कि साइन 80 डिग्री आपके पास की वैल्यू किसके, साइन 90 डिग्री के पास की,
तो साइन 90 डिग्री के पास की वैल्यू है, क्योंकि ये, तो मैं बोलूंगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और cos 80 डिग्री को देखिएगा, cos 80 डिग्री भी वैल्यू है cos 90 डिग्री के पास की वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 0, तो cos 90 डिग्री होता है 0। ठीक है, अगर मैं देखूं तो अगर साइन 80 की बात करूं तो 1 के आसपास की वैल्यू आएगी पॉइंट्स में। ठीक है, और cos 80 0 के आसपास आएगा, मतलब इसका आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है। तो क्योंकि पॉजिटिव आने वाला है तो मैं कहूंगा ये नेगेटिव नहीं होगा, इस कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो आपने समझा कि मैंने इसको फॉल्स क्यों बोला। क्लियर। अब देखिएगा, रूट के अंदर दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में दिया है, तो देखो क्या क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन दिया है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर है और बाहर है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इन्होंने बोला है इसकी वैल्यू tan थीटा के इक्वल होगी। तो चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये चीज हो जाएगी तुम्हारी रूट के अंदर, क्या ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ सेक स्क्वायर थीटा, और बाहर जब रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ सेक थीटा। ठीक है, और साइन थीटा सेक थीटा, इसको देखिएगा ये चीज क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस। तो एक काम करो, इसको तुम कर दो साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल होता है किसके? tan थीटा के। तो ये चीज हो गई तुम्हारी। तो यहां पे देखो tan थीटा ही दिया है, तो मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। आसान था। चलिए इस साइड का बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और 5th वाला पार्ट देखते हैं करके। चलिए ये वाला मैं पार्ट क्लियर कर देता हूं। अब क्या करना है, इसके आगे मुझे दिया है इफ cos a, अगर cos a की वैल्यू cos a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू अगर 1 है, तो आप बताइए साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेज टू पावर 4 a की वैल्यू भी क्या 1 है? तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब आप यहां से चीज को समझना, देखो साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेज टू द पावर ऑफ 4a, ऐसी एक क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 8.1 में भी मिला था। तो वहां पे हमने क्या किया था, हमने cos a और यहां पे ये जो कॉस स्क्वायर a था, ठीक है, हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? हमने इसको किया था कि भाई अगर मुझे दिया है cos a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, ये हमें दिया है, तो हम इस कॉस स्क्वायर a को यहां ले जाते हैं, तो हम कहेंगे कि cos a की वैल्यू आई है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही बोलेंगे। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर, तो हम कहेंगे कॉस ए की वैल्यू जो है ये इक्वल है साइन स्क्वायर ए के। तो इस चीज को हम 2 मिनट के लिए बॉक्स में ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, तो यहां पे ये हो जाएगा cos स्क्वायर a विच इज इक्वल्स टू साइन रेज टू द पावर ऑफ 4a, ऐसे ही हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखना cos स्क्वायर a की वैल्यू हमारी आई है साइन रेज टू द पावर ऑफ 4a और साइन स्क्वायर a की वैल्यू आई है cos a। उठाओ इन दोनों वैल्यूज को, मतलब इसमें अगर तुम डालोगे कहां पे, साइन स्क्वायर a प्लस साइन रेज टू पावर 4a में, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, वही cos a और cos स्क्वायर a यहां लिख देंगे हम। तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू आई थी cos a, ठीक है, प्लस साइन रेज टू पावर 4a की वैल्यू थी cos स्क्वायर a, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर a, और ये यहाँ पे हमें दिया है 1, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू आ रही है 1, देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है। बस ठीक है, तो हमने इस चीज को इसमें कन्वर्ट किया, इसकी वैल्यू क्योंकि दी थी तो वो 1 के बराबर है। तो इस तरीके से ये तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने थे। 5 क्वेश्चन हमने ट्रू एंड फॉल्स से देख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं, बोर्ड करते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये बोल रहा है tan थीटा प्लस 2
when multiplied with 2 tan theta plus 1 is equals to 5 tan theta plus sec square theta। चलिए अब इसको देखिएगा क्या करेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो ये वाली साइड में यूज कर लेता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि tan थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है, तो यहां पे मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूं, देखिएगा 2 tan थीटा प्लस 1, यहां पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूं, tan थीटा को मल्टीप्लाई करता हूं इस पूरे ब्रैकेट से, देखो कैसे करेंगे, तो tan थीटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस यहां पे प्लस का साइन था तो ये वाला प्लस, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 tan थीटा प्लस 1 के साथ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा मल्टीप्लाइड विद 2 tan थीटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस tan थीटा, तो ये प्लस tan थीटा हो गया, फिर प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा प्लस 4 tan थीटा, एंड प्लस 2 इंटू 1 इज 2, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखना tan थीटा प्लस 4 tan थीटा, तो ये कितना आएगा, ये हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 5 tan थीटा प्लस 2, ये चीज समझ आई आप लोगों को। अब यहां पे क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इन दोनों को अरेंज करके लिखूं, अगर मतलब इन दोनों को अगर साथ लिखूं तो देखो आप 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं और प्लस 5 tan थीटा अगर मैं बाहर लिख दूं, कोई इश्यू नहीं, यहां तक ऐसा कर सकता हूं ना। और इन दोनों से अगर मैं 2 बाहर कॉमन ले लूं तो ये 2 बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 5 tan थीटा। अब देखो टर्म क्या आ रही है, 5 tan थीटा आ गई, और यहां पे हमसे क्या बोला था, यहां पे हमें 5 tan थीटा बोला है, तो ये टर्म और वो टर्म तो हमारी आ गई, और यहां पे हमें बोला है सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये तो हमें पता है कि ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, लेकिन इसके आगे 2 भी तो है, तो यहां पे तो आ रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 5 tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है जो इन्होंने दिया है ये फॉल्स है, ठीक है, ये आंसर आ रहा है ना कि ये आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स अलग से इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, नहीं तो मैं मर्ज करवा देता, ठीक है, तो मर्ज नहीं हुई है, आप लोगों को अलग मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए 7th देखिएगा, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर इज इंक्रीजिंग, अगर वो कह रहा है एक टॉवर है और इसकी कुछ लेंथ है, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर इज इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज हो रहा है, शेडो, तो अगर मैं बोलता हूं कि इस टॉवर की पहले जो परछाई है वो इतनी बन रही थी, ठीक है, पहले शेडो कितनी बन रही थी, सिर्फ इतनी बन रही थी, और अगर ये शेडो इंक्रीज होती है, मतलब ये अगर बढ़ती है, तो इसका मतलब यहां पे एक एंगल फॉर्मेशन होगा थोड़ा दूर जाके, ये चीज समझ आ रही है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर यहां थीटा 1 ले लेते हैं तो ये हो गया एंगल थीटा 1, और इसको हम बोल देते हैं कि ये हो जाएगा थीटा 2, एंगल चेंज हो जाएगा। तो अगर पहले डिस्टेंस x था और मैं थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, इस वाले डिस्टेंस को मैं y कर देता हूं, तो ये कैसे बनेगा, देखना क्या बोला था, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर इज इंक्रीजिंग, लेंथ इंक्रीज हो रही, जो पहले चीज थी वो अब क्या हो गई, वो हो गई x प्लस वाई, ये चीज इन्होंने बोली है। तो इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन का वो भी इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसा बोल रहे हैं। अब बात को समझना, यहां पे जो थीटा 2 है, मतलब ये वाला जो एंगल है, और ट्राइंगल क्या बन रहा है, तो इसको अगर मैं नाम दे दूं A, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं B, और ये C, यहां पे डिस्टेंस बढ़ाया था ये था D, तो यहां पे चीज समझना क्या होगा, अगर मैं ऐसा बोलूं जैसा क्वेश्चन में बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर इज इंक्रीजिंग, पहले था x, ठीक है, अब
टेन थीटा वन इस केस में, तो देखना थीटा वन, सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल तुम्हें दिखा रहा हूं, वो ट्राइंगल क्या है, ए डी बी, ये जो बाहर का ट्राइंगल मतलब ये वाला जो ट्राइंगल गया है, इसके लिए एंगल थीटा वन जो है वो आउटसाइड में है, एंगल थीटा वन क्योंकि बाहर है, इस चीज को समझना, एंगल थीटा वन इस ट्राइंगल के लिए बाहर है, वो ट्राइंगल भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ये है वो ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल के लिए ये थीटा वन आउटसाइड ट्राइंगल मतलब एक्सटीरियर ट्राइंगल है, तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, थीटा टू, और इस वाले एंगल का सम होगा, तो थीटा वन की जो वैल्यू है वो बड़ी है एज कंपेयर टू थीटा टू, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखो कम, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम हो रहा है, और इन्होंने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो यहीं से चीज समझ आ रही है, हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये चीज क्लियर आई, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऊपर वाला स्टेटमेंट फॉल्स था। अब मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो हम कर लेते हैं बोर्ड क्लियर, दो स्टेटमेंट हमारे फॉल्स आए हैं, पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स था और क्वेश्चन 7th वाला भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स निकला। चलिए आप समझिएगा अब मैं क्या कर रहा हूं, तो अब है क्वेश्चन नंबर 8, अगर कोई आदमी 3 मीटर मतलब 3 मीटर, इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो एक प्लेटफॉर्म मान लो, देखो ये मैं बोलता हूं कोई आदमी है जो यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इफ अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, यहां पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे, और जिसकी लेंथ मुझे दी है ये है 3 मीटर, ठीक है, above the surface of a lake, तो एक लेक है, बेसिकली ये क्या है, ये एक लेक है, वो लेक के सरफेस पे खड़ा, मतलब किसी तालाब के किनारे खड़ा है। अब वो आदमी अगर यहाँ खड़ा है और वो अगर बादल को देखे, किसको, क्लाउड को देख रहा है, तो he observes a cloud, मैं बोलता हूं कि वो अगर किसी क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो ये है क्लाउड, तो हम इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, ठीक है, एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, और क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है लेक में, तो कॉमन सी बात है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेक की सरफेस से ऊपर तक का जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस अगर मैं लेक पे देख लूं, अगर रिफ्लेक्शन में ऐसा मान के चलता हूं कि वही सेम लेंथ की बन रही है, तो ये बंदा अगर यहां पे भी देखे, ठीक है, तो इसके रिफ्लेक्शन को भी देख रहा है ये इंसान, ठीक है, एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा याद रखना वो वहां की सीट से आएगा, मतलब जहां वो खड़ा है उसके सीट से आप जब देखेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से कहलाता है, मतलब इस तरीके से जहां से जो देख रहा होता है वहां से ऊपर की तरफ, या एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये जो एंगल इन्होंने दिया है, ये वाला एंगल, ये अगर मैं बोलता हूं ये एंगल थीटा है, तो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि the elevation of the cloud is equal to the angle of depression of its reflection, तो जो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसका, क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो एंगल एक बन रहा है, ये अगर मैं बोल देता हूं थीटा 2 है, ऊपर वाला एंगल थीटा 1 है, तो ये बोल रहा है थीटा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा 2, तो थीटा 1 की वैल्यू ये बोल रहा है थीटा 2 के इक्वल में है, अगर ऐसा केस है तो स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट इसने बोला है ये सही है या गलत है। अब चीज समझना, अगर ये 3 मीटर की हाइट है, इंसान की कितनी हाइट है, मतलब जो इंसान वहां खड़ा है उसकी 3 मीटर हाइट है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो टोटल 3 होगा। अब अगर मैं ए से लेके इस पॉइंट तक देखता हूं तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूं क्या, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं सी, ठीक है। तो ये पूरा जो डिस्टेंस है, अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को बोल देता हूं कि ये डिस्टेंस x है, ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस x है। अगर ये पूरा डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस मुझे पता है 3 है, तो ये कितना होगा, तो टोटल x में से -3 कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से यहां तक का, ये आएगा x - 3, ठीक है। इस पूरे में से इतना पार्ट कर दिया तो ये डिस्टेंस आ गया, ये 3 हटा दिया, ठीक है। अब नीचे का डिस्टेंस, क्योंकि यहां से लेक से क्लाउड तक का डिस्टेंस, अब उसके रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस भी x होगा, तो
इस x में अगर ये 3 ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब जहां पे इंसान खड़ा था वहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये पूरा हो जाएगा x+3। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से जो डिस्टेंस है वो मैं नाप रहा हूं, तो ये x-3 है, ये पूरा x+3 है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब यहां पे एंगल थीटा बन रहा था, अब देखना एंगल थीटा क्योंकि यहां पे बन रहा है, ये वाला एंगल θ1 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि tan θ1 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी मैंने बेस एज्यूम नहीं किया, तो आप बेस को y मान लो। एक काम करो, यहां से यहां तक का जो है इसको अगर मैं y बोल दूं, ये देखिएगा मैंने y बोल दिया, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसको मैंने y बोला है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा दिमाग में। देखिएगा tan θ1 की वैल्यू मैं कहूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, हमने अभी रेशियोज पढ़े थे, ठीक है। अब ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका, पेन की इंक चेंज कर लेते हैं, tan θ1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है x-3 अपॉन बेस है y, तो हम बोलेंगे ये है x-3 बाय y, ठीक है। और tan θ2 की वैल्यू क्या है, तो tan θ2 की वैल्यू देखिएगा, यहां पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऊपर का था, तो ये उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरफ, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan θ2 भी सेम फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट इस केस में ये आएगा x+3 अपॉन y, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, इन्होंने बोला है कि θ1 इज इक्वल टू θ2, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर हम ऐसा कर लें कि भाई इस y को यहां ले आते हैं, देखना अगर मैं y यहां ले आता हूं तो ये हो जाएगा x-3 बाय tan θ1, ऐसा कर लो, चलो पहले, ठीक है। और यहां पे y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू यहां पर आ रही है x+3 अपॉन tan θ2। देखो θ1 अलग है, θ2 अलग है, लेकिन y तो सिमिलर डिस्टेंस है ना, दोनों जगह पे y की वैल्यू जो आई इसको अब कॉमन कर दो, तो देखना y इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर मैं बोल रहा हूं x-3 अपॉन tan θ1 इज इक्वल्स टू x+3 अपॉन tan θ2, ऐसे कर सकता हूं। चलिए अब समझना, अगर मैं इस tan θ2 को यहां ले आता हूं, कहां ले आता हूं, ऊपर ले आता हूं, tan θ2 को अगर ऊपर ले आता हूं और इस tan θ1 को यहां ले जाता हूं, तो क्या होगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये आ जाएगा tan θ2, यहां पे आ गया सामने, या एक काम करो tan θ1 बाई tan θ2 कर दो, ऐसा कर लो। चलो ऐसा ना करके हम ऐसा करते हैं, tan θ1 यहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा tan θ1 बाय tan θ2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, x-3 अपॉन x-3 अपॉन कितना आ जाएगा, x+3, यही आ जाएगा। लेकिन हमें देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी हमें चाहिए θ1 इक्वल टू θ2, हमें ये चेक करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10 से 10 काट रहा हूं, ठीक है, 10 से 10 कट गया, फंक्शन कट गया, तो θ1 बाय θ2 आया, तो ये θ2 अगर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ θ1 की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रही है, ये आ रही है x-3 अपॉन x+3 मल्टीप्लाइड विथ θ2, बट ये इक्वल तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये अलग फंक्शन आ गया, तो ये क्योंकि अलग आ रहा है, हमें चाहिए था θ1 इक्वल टू θ2, तो मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कौन सा, 8th वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। θ1 इज नॉट इक्वल्स टू θ2, जो उन्होंने बोला था वो नहीं हो रहा, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, θ1 इक्वल्स टू x-3 अपॉन x+3, θ2 आ रहा है, अगर ये x+3 होता तो कट जाता, फिर हो जाता, लेकिन अभी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रू एंड फॉल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्कूल एग्जाम्स में, ये तुम्हें ट्रू एंड फॉल्स में ना मिलकर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए, ठीक है।
तो यहां तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a plus 1/a where a is a positive number and a is not equal to 1। दो कंडीशन दी है, इन्होंने बोला है a एक पॉजिटिव नंबर है बट वो 1 के इक्वल में नहीं है। तो अगर ये कंडीशन मैं मान लूं, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूं लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स बी, हम 2 पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, तो वो 2 पॉजिटिव नंबर, द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी a plus 1/a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स, पहला a है और दूसरा है 1/a, ऐसा अगर मैं ले लेता हूं तो आगे क्या कर सकते हैं इसको समझना। ए अगर इन्होंने कंडीशन दी है नॉट इक्वल टू 1 वाली, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ए बड़ा है। ए किससे बड़ा है भाई, ए बड़ा है 0 से, ठीक है, पॉजिटिव तो है, ए 0 से बड़ा है। और अगर मैं लेस देन वाली कंडीशन लेता हूं इस केस में, देखना ए जो है वो छोटा है 1 से, ठीक है, तो ए अगर 1 से छोटा है, हम एक चीज यहां पे मान के चलते हैं, लेकिन 0 से बड़ा है और 1 के इक्वल नहीं है, अगर ये कंडीशन मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है 2 sin थीटा कैन बी a plus 1/a, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस कंडीशन के थ्रू अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं भाई a plus 1/a अगर कर दूं तो क्या होगा, और a की एक कोई वैल्यू यहां रख के देखूं, चलो a की एक वैल्यू रखता हूं मैं, अगर a को मैं ले लूं 0.2 के बराबर, समझना इसको, देखना 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, तो a को अगर मैं 0.2 रखूं इस कंडीशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 0.2 प्लस 1/0.2, और एलसीएम लेने पे ये कितना आएगा, ये आएगा 2 × 2 4, ठीक है, तो 2 × 2 4 एंड 0.04 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 विच इज अपॉन 0.2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1.04 अपॉन 2, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आ गया 200। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से जब जाएगा 2 5 टाइम्स 10 और 2 2 टाइम्स 4, तो ये आ गया 52/100, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.52 के आसपास आई, ठीक है। अब ये चीज समझना कि अगर मैं ऐसा ना करते हुआ मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो ये सॉल्व होने के बाद अगर मैं एकदम 1 से छोटी सी वैल्यू ले लेता हूं, चलो और एक वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू अगर मैं 0.9 लेके सॉल्व करता हूं, तो 0.9 लेने पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है 0.9 प्लस 1 अपॉन 0.9, ठीक है। तो ये चीज सॉल्व करने पे एलसीएम लो, तो यहां पे आएगा 0.9 और 0.9 यहां पर आएगा। देखना यहां हमने थोड़ी सी गलती की है, ये छोटी सी गलती को पहले सुधार लेते हैं। यहां पे था 0.04 प्लस 1, तो ये था 1.04 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटा तो ये आ जाएगा 10.4, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में आ रही है तुम्हारी 10.4/2, और ये आएगा 2 5 टाइम्स 10, ठीक है, 0.2, तो 5.2 आ रहा है यहाँ पे, देखना। तो ये ऐड करने पे, इस चीजों को दो को ऐड करने पे वैल्यू 5.2 आई। अगर मैं 1 से छोटी सी एक वैल्यू ले लेता हूं यहां पे, तो a की वैल्यू अगर मैं 0.9 लेके भी सॉल्व करता हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, तो सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 0.09 प्लस 1 अपॉन क्या 0.9, तो ये आ जाएगा कितना 10.9, ठीक है, 10.9 अपॉन 9, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, मतलब ज्यादा ही वैल्यू आ रही है। तो मैं ये यहां पे ये चीज तुम्हें कंडीशन बताना चाहता हूं कि अगर मैं a प्लस 1/a लेता हूं तो ये हमेशा ये वैल्यू या तो 5.2, देखो यहां पे दिख रहा है 5.2 आई, या यहाँ पे कितनी आई, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, मैं कह रहा हूँ 1.2 समथिंग अगर आ रही है तो इसकी वैल्यू 1.2 भी आ रही है। लेकिन अगर मैं 2 sin थीटा के बराबर इसको रखता हूं, देखना, तो 2 sin थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा आपका, sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sin थीटा की वैल्यू आएगी आपकी
डिवाइड बाय 2 कर दो, चलो इसको ले लो 5.2 अगर इसकी वैल्यू आई है, और 5.2 डिवाइड बाय अगर 2 कर दूं तो 5.2 डिवाइड बाय 2 करने पे ये वैल्यू आ रही है 2 इंटू 2 4, ठीक है, 2.6 आ रही है। तो साइन थीटा कितना आ गया 2.6, और साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। साइन थीटा क्योंकि कभी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आती, आप चार्ट देख लेना, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्योंकि 1 से बड़ी नहीं आती, ये तो 2.6 तक जा रही है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट मुझे दिया है ये वाला नीचे 9th वाला, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो क्योंकि हमने ऐसा मान लिया था कि साइन थीटा की वैल्यू a प्लस 1/a है अगर, और a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 5.2 है जैसा कि यहां पे आई थी, तो इसका मतलब 2 साइन थीटा 5.2 के बराबर आएगा, और साइन थीटा जो आएगा 2.6 के बराबर आ रहा है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत होता हुआ साबित हो रहा है, तो हम कहेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि ये 2 साइन थीटा कैन बी a प्लस 1/a, जो कि गलत स्टेटमेंट है। क्लियर? तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है। हम मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन में, और आगे वाला क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा। ये बोल रहा है cos थीटा की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab, तो वेयर a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स सच दैट ab इज ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है ab की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अब यहां पे समझना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पे a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, इस हिसाब से कि a और b ग्रेटर देन 0 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं कोई दो नंबर ले लेता हूं, मैं कहता हूं लेट द टू रियल नंबर्स विल बी a एंड b, अगर मैं कोई दो नंबर ले लेता हूं a और b, इन दोनों का अगर मैं मीन निकालता हूं, समझिएगा, अगर मैं इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल रहा हूं, तो अर्थमेटिक मीन आएगा इसका a प्लस बी बाई 2, और इसका एक ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा a मल्टीप्लाइड विद b। आप देख रहे हैं कि ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहां पे देखना, अगर अर्थमेटिक मीन मैंने निकाला तो अर्थमेटिक मीन आ रहा है a प्लस बी बाई 2। ठीक, एक काम करिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिया हुआ है तो हम वो दो जो नंबर ले रहे थे ना उनको आप ले लो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा वो आएगा a मल्टीप्लाइड विद b। ठीक है, तो ये चीज ऐसे है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि यहां पे जब हम देखेंगे, क्योंकि ए बी यहां पे मुझे बोला ए बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 करने पे ये वैल्यू बड़ी आएगी। किससे बड़ी आएगी? उसके ज्योमेट्रिक मीन से, मतलब ए मल्टीप्लाइड विद बी से। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ए बी लिखा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और ये ए बी अगर यहां आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ग्रेटर देन का साइन तो वैसे ही रहेगा, अब क्योंकि ए बी यहां आ गया तो इसका 1 का मल्टीप्लीकेशन था, तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और अगर ये पूरी चीज जो मुझे गिवन है, ये इन्होंने बोला है कि ये चीज इसके इक्वल है, किसके? कॉस थीटा की। तो देखिएगा कॉस थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं होता, क्योंकि कॉस थीटा 1 से बड़ा नहीं होता तो इन्होंने इसके इक्वल बोला है, तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है। ठीक है, तो cos theta is equals to a square plus b square upon 2ab where a and b are two distinct numbers such that ab is greater than 0। क्योंकि ये कंडीशन दी थी तो cos थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा, ये तो इक्वल टू बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे फॉल्स होती हुई दिख रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th आपको सॉल्व करना था, बोर्ड कर दिया हमने क्लियर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11th क्या है। इसमें बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। अब वो कह रहा है एक एंगल है एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टॉवर के टॉप का। ठीक है, तो अगर मैं ये टॉवर ले लूं और टॉवर के टॉप का जो एलिवेशन है, ठीक है, ये एलिवेशन इन्होंने दिया है जो कि 30 डिग्री का एलिवेशन है। ठीक है, अब क्या, इफ द हाइट ऑफ द टॉवर इज डबल्ड, अगर इसकी हाइट को मैं डबल कर देता हूं तो इसकी हाइट जो पहले थी उसको अगर मैं बढ़ा देता हूं, मतलब पहले कितनी थी, पहले क्या मैं बोल सकता हूं, पहले हाइट h थी। ठीक है ना, पहले हाइट h थी, डबल कर दिया मतलब और ऊपर h आ गया, तो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल अब टॉवर की हाइट है वो है 2h। ये लोग बोल रहे हैं,
ठीक है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल ऑल्सो बी डबल्ड। स्टेटमेंट क्या बोला है कि यहां से अब अगर मैं एलिवेशन लेता हूं तो ये एलिवेशन जो पहले 30 था, ये एलिवेशन अब 60 हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला। ये स्टेटमेंट है, तो अभी हमें चेक करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम tan थीटा को चेक करते हैं, ठीक है। अब tan थीटा हमें पता है, देखना अगर हम बेस ले लें कि जहाँ दूरी है वो अगर x है, मैं दूरी को x मान के चल रहा हूं क्योंकि मुझे दूरी तो दी नहीं है, हम x मान लेते हैं इसको। तो tan थीटा 30 के केस में ये था h/x, इसका मतलब tan 30 की जो वैल्यू थी, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू थी वो थी h/x, ठीक है, ये आ रहा था, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का मतलब होता है कितना? tan 30 डिग्री हमारा होता है बाय √3, तो ये 1/√3 विच इज इक्वल्स टू h/x। यहां से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, x इधर ले आओ, तो जब x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा h√3, ठीक है। तो इस चीज को अब मैं यूज करता हूं, तो ये हो गया h√3, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। एक काम करो, अभी ये 60 डिग्री तो होना चाहिए था, बट 60 डिग्री अब हम फाइंड करेंगे। देखो tan 60 डिग्री आना चाहिए, डबल हो रहा है ना, तो आना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं आ रहा, हम tan 30 लेके हमने ये चीज x नीचे का बेस निकाल लिया। अब हम हाइट को कर रहे हैं डबल, तो हाइट डबल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे tan थीटा क्या है? थीटा, में इस पूरे एंगल को थीटा ले रहा हूं, इस पूरे एंगल को थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अब हो गया है 2h और बेस हमने निकाल लिया, ये है h√3, यही है। h से h कट जाएगा, तो आप देख रहे हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी आई? tan थीटा की वैल्यू आ रही है 2/√3, ठीक है। अगर ये 2/√3 आ रही है, रैशनलाइज करो इसको, तो ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू कितना? 2√3/3। अब 2√3/3 आना कितना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आना चाहिए था tan 60 डिग्री, और हमें पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, मतलब यहाँ पे आंसर एक्चुअल में √3 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो हम कहेंगे कि ये नहीं आ रहा, मतलब tan 60 डिग्री की क्योंकि वैल्यू √3 होती है, ये नहीं आ रहा, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स है। क्या था स्टेटमेंट? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री इफ द हाइट इज डबल। अगर हाइट को डबल किया जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी डबल हो जाएगा। डबल का मतलब 60 आना चाहिए था, √3 वैल्यू आनी चाहिए थी, नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो मैं कहूंगा 11th क्वेश्चन, मतलब 11th वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। चलिए लास्ट इस एक्सरसाइज का ये भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है ज्यादा मार्क्स में। देखो क्या, इफ द हाइट ऑफ अ टॉवर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 10%। अब इस चीज को समझना, ये बोल रहा है अगर एक टॉवर है और इस टॉवर का मैं एलिवेशन एंगल लेता हूं थीटा मान लो, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं ले लेता हूं कितना x, और ये वाला डिस्टेंस अगर मैं ले लेता हूं h, ठीक है, तो इस केस में tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? इस केस में tan थीटा की वैल्यू आएगी h/x, ठीक है। वो बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ अ टॉवर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर मैं 10% बढ़ा देता हूं, मतलब हाइट को भी 10% बढ़ा देता हूं और किसको 10% बढ़ा रहा हूं, मैं बेस को भी 10% बढ़ा रहा हूं, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अगर इसको 10% बढ़ाता हूं दैट मीन्स नया h क्या आ जाएगा? नया h आएगा, पुराने h का 10% मैंने इंक्रीज कर दिया, तो 10% ऑफ h और पुराने h में उसको ऐड कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, नई हाइट आएगी h प्लस 10/100, 10% परसेंट का साइन हटाया अपॉन में 100, तो 10/100 मल्टीप्लाइड विथ h, ऐसे ही आएगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा h प्लस h/10, तो h डैश की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है h प्लस h/10, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो h डैश की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है 10h प्लस h, मतलब 11h/10, इसका मतलब 1.1h,
ये चीज समझ आ रही है? तो नई हाइट कितनी आएगी 10% इंक्रीज करने के बाद? वो आएगी 1.1h। और नया डिस्टेंस कितना आएगा? सिमिलरली x डैश की वैल्यू क्या आएगी? तो डिस्टेंस में 10% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ओल्ड डिस्टेंस में 10% इंक्रीज हो रहा है पुराने डिस्टेंस का ऑफ x, तो ये भी आ जाएगा 1.1x। ठीक है, अब देखो नया थीटा मतलब नया टेन थीटा क्या होगा? और नया टेन थीटा यहां पर आएगा आपका टेन थीटा डैश। अगर नया वाला मैं देखूं तो ये वैल्यू हमारी आएगी अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो नई हाइट अपॉन नया डिस्टेंस, तो ये आ रही है 1.1h अपॉन 1.1x। 1.1 से 1.1 कट गया, अगेन ये आ गया h बाय एक्स, तो नया वाला एंगल भी तो बनेगा। पुराना एंगल h बाय एक्स था, नया एंगल भी आप देख रहे हो h बाय एक्स ही वैल्यू आई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स फुट बोथ आर इंक्रीज बाय 10%, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द इट्स टॉप रिमेन्स अनचेंज्ड। तो वो अनचेंज्ड हो जाएगा, एलिवेशन अनचेंज्ड रहेगा। तो यस, एलिवेशन जो है वो अनचेंज्ड रहेगा। स्टेटमेंट सही बोला है, मैं कहूंगा ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, यहां पे भी टेन थीटा की वैल्यू h बाय एक्स आ रही थी और नए वाला एलिवेशन भी वो भी h बाय एक्स ही आ रहा है, तो इसका मतलब h बाय एक्स इज इक्वल्स टू h बाय एक्स आ रहा है, इस कारण ये अनचेंज्ड है। तो दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो ये इन्होंने बोला था। बस हो गया यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 8.2 भी हमने खत्म कर लिए, 12 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो आपको बताने वाले वो है एक्सरसाइज 8.3, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों यहां तक आप वीडियो वॉच करो, तो वॉच करते करते कहां पे वॉच करें? तो magnetbrains.com पे आप आइए। इस तरह का हमारा इंटरफेस है, और आप जब ऐसे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे क्लासेस दिख रही है फ्रॉम 12th टू किंडरगार्टन। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 जो ये ऑप्शन दिया है इसको क्लिक करना है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पूरा एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे सारी टीचर्स जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ा रही हैं वो सब आपके सामने। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वॉच नाउ क्लिक करिए। वॉच नाउ जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो बच्चों ये है क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सारे यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप बस इसको स्क्रॉल अप करिए, चैप्टर नंबर 8 जो अभी मैंने एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाई है, टोटल यहाँ पे 4 वीडियोज हैं, वो 4 लेक्चर्स भी आप वॉच कर रहे हैं यहाँ से। तो यहीं पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और magnetbrains.com के साथ घर बैठे अब तैयारी करना इतना आसान हो गया। तो आप घर बैठे बैठे आराम से वेबसाइट पे विजिट करके या यूट्यूब से अपने मोबाइल से भी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि वो लोग भी घर बैठ के तैयारी कर सकें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 वाली वीडियो में। चलिए बाय एंड टेक।